अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। इससे पहले कि हम मौज़ूआत की तरफ आएँ, एक खबर जो आप भी देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। उनके तर्जुमान के मुताबिक उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, अदरवाइज़ वो ठीक हैं, हल्की खांसी है और हल्का सा बुखार है। तो शहबाज, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन हैं और हमारी दुआ है कि वो जल्द कोरोना के ख़िलाफ़ ये जंग है उस में कामयाब हों। और ये एक और बात भी इससे रिफ्लेक्ट होती है कि ये जो तीसरी वेव जिसको कहा जा रहा है, तो बड़ी शिद्दत से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आई है। बिल्कुल ठीक बात है कामरान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मेरी तरफ से भी अल्लाह करे वो बहुत जल्द इससे रिकवर करें। और ये एक तरह से पैगाम पूरी कौम के लिए भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जितनी एहतियात करते होंगे एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उनका जितना ख्याल रखा जा रहा होगा, इसके बावजूद उन्होंने जो कोरोना वायरस उनको हो गया है, उनकी 2 दिन पहले वैक्सीनेशन भी हुई है। मतलब ये है कि आम लोग जिस बाज़ारों में जिस तरह हमारे शॉपिंग हो रही है, और जबकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई थी इंतज़ामिया की तरफ से पंजाब में फेडरल कैपिटल में, उसको भी लोग वायोलेट कर रहे हैं। तो एहतियात की ज़रूरत है। ये तीसरी जो अब वेव आई है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। यूके का जो वेरिएंट है वायरस का, कहा ये जा रहा है बहुत तेज़ी से 4 गुना तेज़ी से ये वायरस फैलता है। और अल्लाह के आपकी बात भी ठीक है, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 4000 नए केसेस सामने आए हैं और ये जुलाई लास्ट ईयर के बाद जो सिंगल लार्जेस्ट जो टैली है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि केसेस कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। अब जो दूसरा से निपटने का तरीका है, ज़ाहिर है कि वो है वैक्सीनेशन। पूरी दुनिया में इस वक्त भरपूर एक कैंपेन हो रही है कि अपनी जो मैक्सिमम जो आबादी है उनको वैक्सीनेट किया जाए ताकि जो अगली वेव आए उससे बचा जा सके। इस हवाले से आपके पास खबर है, कुछ अहम फैसले हुकूमत ने लिए हैं? कुछ अहम फैसले लिए हैं। पहली बात तो ये कि अभी तक पाकिस्तान का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो इतना इफेक्टिव नहीं है पूरी दुनिया में। अगर खासतौर पर इस खित्ते में देखें तो हमारी जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो लोएस्ट है। सबसे कम लोगों को हम वैक्सीनेट कर रहे हैं और ज़्यादातर जो प्रोग्राम हुकूमत का है वो इस पर कर रहा है डिपेंड कि कितनी इसको ग्रांट मिलती है। लेकिन नाज़रीन, प्राइवेट शोबे ने कोशिश की है वैक्सीन बाहर से दरामद करने की। पहले हुकूमत ने फैसला किया था कि जो बाहर से वैक्सीन आएगी प्राइवेट शोबा लगाएगी, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। तो हम आज आपको ये खबर दे रहे हैं कि वफाकी काबीना ने एक समरी मंजूर की है जिसके तहत 2 जो वैक्सीन आएंगी, एक चीन से और एक रूस से, उसकी कीमत मुकर्रर कर दी गई है। जो रूस से तैयार करदा वैक्सीन है उसकी जो कीमत होगी वो 8,449 रुपये हुई 2 डोजेज़ की। ये जो रूस वाली वैक्सीन है इसकी 2 इसकी डोजेज होंगी, 2 दफ़ा ये जो वैक्सीन है ये लगेगी एक शख्स को। और जो चीन की वैक्सीन है उसकी कीमत मुकर्रर की गई है 4,225 रुपये और ये सिर्फ एक इंजेक्शन होगा। इससे पहले हुकूमत ने जो कीमत मुकर्रर ना करने का फैसला किया था वो वापस ले लिया गया है और वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए इस समरी की मंजूरी दे दी है। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है हुकूमत का, क्योंकि अगर आप इसको रेगुलेट ना करते तो आपको पता है कि हमारे यहाँ ये इवन जब वबा भी होती है तो कुछ लोग होते हैं जो पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं। तो ये अच्छा फैसला है और इस लिहाज से भी अच्छा फैसला है कि जो लोग, ज़ाहिर है कि आप एक प्लान के तहत अभी वैक्सीन लगा रहे हैं कि जो लोग खुद से वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो वो पैसे दे करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अब बढ़ते हैं जी, एक और अच्छी खबर नहीं है, अच्छी खबर नहीं और एक बहुत बड़ा एक टीका है, बहुत बड़ा टीका है कि ये जो गवर्नमेंट ने वफाकी काबीना ने अब अप्रूवल दी है कि एक नया ऑर्डिनेंस हम लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने जा रहा है। पहले ही बिजली इतनी महंगी है, तो ये क्या करने जा रही है गवर्नमेंट? मुझे तो ये लगता है कि जैसे ही ऑपोजिशन ने लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ किया या पोस्टपोन किया है तो गवर्नमेंट ने बेहतर समझा कि चलो अब हमारे पे दबाव तो हटा, तो जो हमने काम करने हैं वो करना शुरू कर दें हम। एक पॉलिटिकल फैक्टर भी और दूसरा इसके अंदर फैक्टर ये है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था 17 फरवरी को, ये उसका नतीजा है। कल के प्रोग्राम में हमने बताया कि किस तरह अचानक एक समरी मूव करके 140 अरब रुपए के जो टैक्स मरा थी वापस ले ली गई और टैक्स लगा दिए गए। नाज़रीन, आज की जो दूसरी बड़ी खबर हम आपके सामने ला रहे हैं, वफाकी काबीना ने एक और समरी मंजूर की है कल, जिसके तहत एक नया ऑर्डिनेंस जारी होगा और इस ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत जो है एक नेपरा का कानून है उसमें तरमीम करने जा रही है। और ये तरमीम भी जो है ये IMF के कहने के ऊपर हो रही हैं। इसमें जो 2 बुनियादी इसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं, पहली तब्दीली ये है कि वफाकी हुकूमत का जो एक इख्तियार है बिजली की कीमत मुकर्रर करने का, वो इख्तियार महदूद हो रहा है और इसकी जगह पे ये इख्तियार जो है वो नेपरा को दिया जा रहा है। अभी जो नेपरा कीमत मुकर्रर करता है, हुकूमत जब चाहे उसका नोटिफिकेशन कर सकती है और 3-3 साल तक नोटिफिकेशन नहीं हुए। माजी में अभी भी PTI की हुकूमत भी मंथली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन रोक के बैठी हुई है। तो अब ये इख्तियार नेपरा का होगा। अगर हुकूमत 15 दिन से 1 माह के अंदर फैसला नहीं करती तो वो प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी। और दूसरा इसके अंदर जो बुनियादी तब्दीली की गई है वो ये है कि वफाकी हुकूमत को
को ये इख्तियार मिल गया है कि एक इजाफी 10% सरचार्ज लगाएगी। उसका भी जो तखमीना बनता है तकरीबन ₹1.40 फी यूनिट बनता है। और ये जो सरचार्ज लगेगा, इसका जो बुनियादी मकसद है इसका वो ये है कि जो पावर सेक्टर की इनएफिशिएंसीज हैं, उसकी जो नुकसानात हैं, वो आप जो एक सारिफ है जो ईमानदारी से अपना बिल पे कर रहा है उसके ऊपर जाएगा। IMF के साथ जो मुआहदा है उसके तहत अब वफाकी काबीना ने एक और सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान अप्रूव किया है। इस प्लान के तहत अब से लेकर अक्टूबर तक हुकूमत 6 दफ़ा बिजली की कीमतों में इजाफा करेगी। इसकी जो कुल वैल्यू बनती है वो ₹5.65 फी यूनिट बनती है और तकरीबन 884 अरब रुपया अवाम की जेबों से अगले 6 माह में इजाफी निकाला जाएगा। और ये जो 884 अरब है जब से नोटिफाई होगा उससे लेके ये जून 2023 तक का फिगर है। कामरान, ये है चंद बड़ी तब्दीलियां जो ऑर्डिनेंस के जरिए हो मेरे ख्याल में पूरा एटम बम हुकूमत गिराने जा रही है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो अभी जो एवरेज बेस प्राइस है पर यूनिट वो तकरीबन 15 से 16 रुपए है। और इस फैसले के बाद ये ऑर्डिनेंस जब आ जाएगा तो आपकी जो बेस प्राइस है वो 21 रुपए पर यूनिट से भी आगे निकल जाएगी, और ये विदाउट टैक्सेस, ड्यूटी, सरचार्जेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ आपकी मईशत का पहिया तो चल नहीं रहा, लोगों की आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, लोगों की आमदन कम हो रही है, और जब बिजली की कीमतें ऐसे बढ़ेंगी, एक तो डोमेस्टिक सार्फिन को प्रॉब्लम आएगा, तो फिर जो आपकी जो मईशत की रिकवरी की हम बात कर रहे हैं वो किधर जाएगी? कामरान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी उस वक्त जो बिजली की कीमतें थी, मैं थोड़ा सा नंबर आगे पीछे हो सकता, तकरीबन 10 से 11 रुपए फी यूनिट थी। अब वो हो जाएगी ₹16.44। फर्दर ये जब बढ़ के 20 के करीब हो जाएगी। तो जब ये हुकूमत इक़्तिदार अपने 5 साल पूरे कर लेगी तो बिजली की कीमतों में तकरीबन 100% इजाफा हो जाएगा। और अभी ये जो इंक्रीज आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा है, अप्रैल में 92 पैसे, उसके बाद फिर कुछ 24 पैसे, फिर 83 पैसे, फिर ₹1.39 फी यूनिट, फिर ₹2.21 फी यूनिट। तो इस तरह ये कीमतें जब बढ़ेंगी तो इस वक्त जो आपका बिल है, अभी तो आपकी AC जो है बहुत सारे इलाकों में एयर कंडीशनर्स नहीं चले। गर्मियों में एक तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो कंजम्पशन बढ़ जाती है, उसके ऊपर 35 से 36% बिजली की कीमतों में जब ग्रेजुअली इजाफा होगा 6 माह के अंदर, तो आपकी जो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा आपकी बिजली का जो आपकी लागत है। ये जो आम बंदा है वो कहां से ये पैसा देगा? दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वो 2 पंखे की जगह पे 1 पंखा चलाए, या जिस तरह वो कहते थे KPK के गवर्नर थे, शायद उन्होंने ये बात की थी, स्पीकर ने कही थी कि वो 2 रोटियों की जगह पे कुछ वक्त 1 रोटी खाएगा। तो इस तरह के अब हालात बनते हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है, इशू ये है कि ये कंट्रडिक्टरी नहीं है कि गवर्नमेंट एक तरफ मईशत की रिवाइवल की बात कर रही है। आज भी मैंने कुछ तर्जुमानों के ट्वीट्स देखे कि जी अब तो बैन अल-अक़वामी जो इदारे हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत शायद 4% ग्रो करेगी। तो एक तरफ आप मईशत की बहाली की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जब बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी बढ़ेगी। तो मईशत का पहिया कहां से चलेगा? मतलब है ये दोनों चीजें रिकंसाइल तो नहीं कर रही मुझे कहीं से भी नजर। इसके 2-3 मेजर अब इंपैक्ट आएगा। सबसे बड़ी बात, जब आपका 35 से 40% आपकी बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाएगा तो रिवाइवल आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना। आपकी इंडस्ट्री जब चलती है, इंडस्ट्री या तो आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा करती है या फिर वो बरामद करती है। तो बरामदात जब आपकी एक्सपेंसिव हो जाएंगी, जब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और बाकी जो खत्ते के ममालिक हैं, वियतनाम, वहाँ से अगर सस्ती चीज़ें दुनिया को मिलेंगी तो वो पाकिस्तान से क्यों खरीदेगा? तो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। दूसरा, इसके अंदर रिवाइवल के ऊपर देखिए ना, एक और जो सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसीज होता है। इस सारी जो प्राइस इंक्रीज आ रहा है उसकी जो बॉटम लाइन है वो ये है कि PMLN की हुकूमत ने तो जो बर्बादी की पावर सेक्टर की वो अपनी जगह पे, पिछले 2.5 ईयर्स में PTI की हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। इनकी नालायकियों की कीमत अब आवाम देगी इजाफी बिलों की सूरत में। और लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि अभी भी लोग इन चीज़ों को रियलाइज नहीं कर रहे। अभी भी वो बटे हुए हैं PTI और PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM कैंप्स में। कब लोगों को अपने उसके जो राइट्स है उसका एहसास होगा? कब लोग ये सवाल पूछेंगे कि आप ठीक है जितनी बिजली की पैदावारी लागत है वो तो आप सारिफ से मुकर्रर करें, अगर पेशावर का, सक्खर का, कोयटा का सारिफ बिजली नहीं देता, कुंडा लगा हुआ है, तो मैं उसकी इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर बैठ के कीमत क्यों अदा करूं? मतलब गुनाह कोई और करे और सजा आप भुगतें। इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रेक लेने से पहले नाज़रीन, एक और जो काम, अभी जो कीमत बिजली की मुकर्रर होती है वो लोएस्ट जो प्राइस होती है उसके ऊपर होती है जो 10 टैरिफ आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। जो नया निज़ाम आ रहा है कानून के तहत, अब 10 की बजाय एक यूनिफॉर्म टैरिफ मुकर्रर होगा। उसके ऊपर एवरेज टैरिफ जो होगा, पहले मिसाल के तौर पर अगर 10 रुपए लोएस्ट प्राइस थी और उसके ऊपर फिर हुकूमत सब्सिडी देती थी, तो चूंकि जब तमाम 10 कंपनियों की एक ही खाता बनेगा तो 10 जो एवरेज प्राइस बनेगी वो 15 बनेगी, और वो भी इजाफी जो पैसे हैं वो आवाम से वसूल किए जाएंगे। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अपोजिशन लीडर से कि वो क्या समझते हैं कि क्या जो अभी कामरान बात कर रहे थे, पॉलिटिकल जो एक यहाँ पे हमारे मसाइल चल रहे हैं उसकी वजह से हुकूमत को ये मौका मिल गया कि कीमतें बढ़ाए। स्टे विद अस।
जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले ही आपको जैसे बताया कि हुकूमत बिजली की कीमतों में एक दफा फिर इजाफा करने जा रही है, जिसका बोझ आम लोगों के ऊपर भी पड़ेगा और यकीनन पाकिस्तान की मईशत पर भी उसके कुछ अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। ये वाटर एंड पावर के मिनिस्टर भी रहे हैं, केयर टेकर सेटअप था और इससे पहले PMLN गवर्नमेंट में उनके एडवाइजर भी रहे हैं, तो ये इस सारे मामले को अच्छी तरह से जानते हैं। गवर्नमेंट की मंतब तो बड़ी सादी है कि ये बिजली की कीमतों में उनको क्यों इजाफा करना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि जो PMLN की हुकूमत थी, महंगे बिजली घर लगा के गई, अब हमारी मजबूरी है कि ये तो फिर हमें टीका बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप ये ब्लेम लेने के लिए तैयार हैं कि कसूरवार आप हैं? देखिए जी, बात यह है कि ये सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन में कैमरे शैमरे ना लगे होते और 49-48 वोट्स जो आपके सामने आए हैं वो 49 वाला जीत जाता और उसके 6-7 वोट कैंसिल करके उसको 42 या 43 ना किया जाता, तो मैं देखता कि हुकूमत कैसे ये बढ़ाती आगे। ये तो अगर आपने हाइब्रिड रूल जिसको आप कहते हैं, जो वन पार्टी रूल आप कहते चेयरमैन का इलेक्शन अब जीत जाते तो फिर ये गवर्नमेंट कैसे करती जी? बिजली की कीमतें ना कैसे करती? तो फिर IMF का मुआयना हम उधर क्या झक मारने के लिए बैठे हैं? आपको स्ट्रेंथ नहीं ना, हमारी स्ट्रेंथ को आपने देख ली, हमारी स्ट्रेंथ की हकीकत। इससे पहले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी आपने हमारी वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसमें भी आपने हमारी स्ट्रेंथ की हकीकत देख ली। जो आपने जो फैटफ के बिल्स थे वो जिस तरह लोगों को नैब और वीडियोस का बोझ डाल के और उनके कारोबार सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो गवर्नमेंट कहती है कि उसके कसूरवार आप हैं। आप तो माशाल्लाह महंगे बिजली घर के मुआहदे किए उसकी वजह से। 1 रुपया जब डिवैल्यूएशन होती है ना जी, 1 रुपया डिवैल्यूएशन, तो 3 अरब रुपए का खर्चा पड़ता है पेमेंट्स के ऊपर, सर्कुलर डेट की पेमेंट्स के ऊपर। 60 रुपए की डिवैल्यूएशन हुई है, हिसाब कर लें आप, 50 कर लें, 40 कर लें, उसको जरा 3 से ज़रब दें, 50 को 3 से ज़रब दें तो 150 अरब का टीका है, जो सिर्फ डीवैल्यूएशन जो पॉलिसी मैटर है। अच्छा चले, यानी हुकूमत की 1 मिनट बात तो कर लेने देना, फिर आप बात खत्म नहीं होती तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये जो बिजली का बोझ पड़ रहा है ये पड़ क्यों रहा है? बताइए। हुकूमत फैसला करती है कि हमने रुपए को 1 रुपया डिवैल्यूएट, 1 रुपया करना है, 1 रुपए से 3 अरब रुपए का टीका लगता है लोगों को। हुकूमत फैसला ये करती है कि हमने रुपए को डिवैल्यूएट करना है और आप पेट्रोल जो खरीदते हैं, फर्नेस ऑयल जो खरीदते हैं, LNG जो खरीदते हैं, वो सारी डॉलरों में आती है। तो जो आप जिसको कहते हैं ये फ्यूल एडजस्टमेंट टैरिफ जो है, जो लोगों की उधर लगी होती है, लोग जरा अपना बिल पढ़ें तो वो एक टीका सर्कुलर डेट में लग गया, दूसरा टीका उनको लग गया इसके अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर। तो आप मुझे बताएं, गरीब आदमी मर जाए क्या? ये हमने किया है? ये हमारा पॉलिसी डिसीजन था कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा? ये हमारा पॉलिसी डिसीजन था कि डीवैल्यूएशन कितनी होगी? भाई अगर हुकूमत कर रही है तो लोगों का सामना करे, लोगों को बताए कि हाँ जी हमने किया, 150 अरब का आपको टीका लगा रहे हैं, आप दें 150 अरब। हम छोड़ के गए थे जो लॉसेस, जब वो 1% लॉसेस बढ़ जाते हैं तो आपको अंदाजा है कि 100 अरब यूनिट्स बनते हैं, उसका जरा 1% निकालें कितना बनता है? 15 रुपए का यूनिट है, 15 रुपए का यूनिट है। वो टीका जो अवाम को लगता है, जरा लगाएं 1%, 1 अरब हो गया, 1 को 15 से ज़रब करें तो 15 अरब का टीका आप लोगों को लगाते हैं 1% लॉस बढ़ाने से। मैंने आपको 3 चीजें बता दी। मैंने आपको बताया डिवैल्यूएशन का पहला इंपैक्ट सर्कुलर डेट पे क्या आया, हुकूमत की पॉलिसी। मैंने आपको बताया डिवैल्यूएशन से जो आप फ्यूल खरीदते हैं बाहर से, उसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर क्या आया, फ्यूल एडजस्टमेंट टैरिफ की मद में। और मैंने आपको बताया कि लॉसेस बढ़ने की वजह से लोगों को जो टीका लग रहा है 40-50 अरब का सालाना, वो आपके सामने रख दिया। अब ये सारी शहबाज आपसे सवाल पूछें, जो डीवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, ये तो आप पर भी इल्जाम है ना कि इसहाक डार साहब ने आर्टिफिशियली रुपए को एक जगह पे रखा। मिफ्ता साहब जब आए तो उन्होंने डीवैल्यूएशन तो उसी वक्त शुरू कर दी थी। शायद आपकी गवर्नमेंट अगर आ जाती 2018 के बाद तो यही डॉलर की सिचुएशन होती। किसने कहा है आपको ये? देखिए, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप 2 पॉलिसीज को सामने रख लें। इसहाक डार साहब की पॉलिसी जिसको आप सब क्रिटिसाइज करते रहे, आपका मतलब आप नहीं है, मैं आपके गुमान में नहीं आना चाहिए कि मैं आपको कह रहा हूं। आपका मतलब है कि इसी तरह के प्रोग्राम्स में या अवामी राय में उनको क्रिटिसाइज किया गया। तो आज देख लें गरीब के ऊपर कितना बोझ था उस पॉलिसी का। और ये जो मैंने आपको अभी गिनवा दिया 150 अरब, और मैंने आपको गिनवा दिया फ्यूल एडजस्टमेंट टैरिफ, और मैंने आपको गिनवा दिया जो चोरी, और चोरी भी इसहाक डार साहब ने कहा था 1% बढ़ा दो यार। मुसद्दिक मलिक साहब, तो अवाम ये फैसला करे। मैं कैमरे में देख के अवाम को कह रहा हूं कि ये जो बोझ उनके ऊपर पावर पॉलिसी का पड़ा है, ये इसहाक डार ठीक था या ये वाली जो बड़ी IMF की हुकूमत, जिसको मैं कहता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत है, जिसके मुज़मिरात आपके सामने कल आए हैं, कि आपने ये फैसला कर लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आप अपना मुल्क गिरवी रखेंगे और बेचेंगे
एक एक ईंट करके बेचेंगे आईएमएफ के सामने। तो माने अब आईएमएफ की बात, और आगे जो आपकी आज खबर शायद छपी हुई है, आपकी है राणा साहब, आपकी खबर है कि अगले 6 महीने के अंदर 5 मरतबा टैरिफ बढ़ेगा, बिजली की कीमत बढ़ेगी, इस वजह से कि आईएमएफ ने डिमांड की है। तो आप मुझे बताएं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है कि लोग हमारे भूखे मर जाएं और आप गंदुम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो? डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पिछले साल 536 अरब रुपए का सर्कुलर डेट बढ़ाया पीटीआई की हुकूमत ने, उसके अंदर 270 अरब जनरेशन कॉस्ट जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी उस मद में गए। तो जो कामरान का सवाल था कि आप, जो पीटीआई का इल्ज़ाम है कि आपने महंगे बिजली के कारखाने लगाए, उसकी वजह से एक फैक्टर ये भी है, तो इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना, उसका कम है रोल, बट रोल तो अपनी जगह पे आप है। किस तरह कह रहे हैं जी? आप ये देखिए, सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है जी मैं आपको बिल्कुल, मैंने आप पहले तो आपको सर्कुलर डेट के अंदर जो सबसे बड़ी इनपुट है वो गिन के बता दी है कि 1 रुपया जब आप डिवैल्यूएट करते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट आता है। अब दूसरी बात यह है कि सर्कुलर डेट होता क्या है, ये तो आपको मालूम है। सर्कुलर डेट आता किधर से है? आता इधर से है कि आपने अवाम से 100 रुपए लेने हैं, जब आपसे 100 रुपए नहीं इकट्ठे होते, आपको नेपरा क्या कहता है? नेपरा आपको कहता है मैंने ये अस्यूम कर लिया कि आपका लॉस 15% से ज्यादा नहीं होगा, आपका लॉस हो जाता है 18-19%, तो वो 4% सर्कुलर डेट में चला जाता है। अब आप अगर वहां पे लॉसेज नहीं बेहतर करते और 1% लॉसेज बढ़ जाते हैं घटने के बजाय, तो आप मुझे बताएं कि सर्कुलर डेट बढ़ेगा या घटेगा? अच्छा, एक बात। दूसरी बात, नेपरा आपको यह कहता है कि आपने 100% पैसे इकट्ठे करने हैं, जो बिल किए वो पैसे लेने हैं, आप इकट्ठे करते हैं 98% या उससे भी घटा देते हैं, तो वो जो 3% आप पैसे नहीं इकट्ठे कर सकते वो किधर जाता है? सर्कुलर डेट के अंदर। अब आप मुझे बताएं, किसी हकीम ने कहा हुकूमत को कि पैसे ना इकट्ठे करें, मगर लोगों से जब इस तरह का मुजरमाना बोझ लोगों के ऊपर डालेंगे तो लोग किधर से बिल देंगे? तो डिफॉल्ट्स तो होंगे, डिफॉल्ट्स भी बढ़ रहे हैं, लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। ये है, और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि डिवैल्यूएशन, ये 3 इंपैक्ट रख लो तो आपका 250 पूरा हो जाता है। ऑर्डिनेंस जो आएगा उसकी कॉपी मेरे सामने है, जो क्वार्टरली से माही बुनियादों पर बिजली की कीमतों में इजाफा होगा वो किस बुनियाद पे होगा, वो एक लाइन में आपके लिए पढ़ देता हूं। मेक क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स इन दी अप्रूव्ड टैरिफ ऑन अकाउंट ऑफ कैपेसिटी and transmission charges, impact of transmission and distribution losses, variable operation and maintenance and policy guidelines। तो मैंने आपको क्या कहा? अच्छा, अब मेरा सवाल ये है, ये ठीक है, अब सवाल ये है कि बात आपकी ठीक है कि बहुत सारी जो गवर्नेंस की इनएफिशिएंसी वो कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन हो रही है। क्या पीएमएलएन की हुकूमत एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, पॉलिटिकल एंटिटी, या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस ऑर्डिनेंस को सेनेट के जरिए आप इसको शूट डाउन करने का कोई प्लान बनाएंगे? भाई बात ये है कि अगर तो लोगों की बच्चियों की तस्वीरें दिखा के इन्होंने बिल पास करवाने की कोशिश की ऑर्डिनेंस की, तो हो जाएगा। अगर लोगों के ऊपर नैब के मुकदमात डाल के इन्होंने कोशिश की बिल पास करवाने की, ऑर्डिनेंस को अप्रूव करवाने की, तो जी हो जाएगा। अगर लोगों की मिलें बंद करवा के, बाहर गाड़ियां खड़ी करके, पुलिस भेज के, उनके कारोबार बंद करवा के ऑर्डिनेंस को पास करने की कोशिश की, तो जैसे फैटफ का पास हो गया, जैसे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो गया, जैसे सेनेट की, तो क्लीन लीडरशिप लेके आए ना, क्लीन पॉलिटिशियंस लेके आए ना, वो वीडियोस क्यों बनती हैं? ऐसे लोगों को वोट देते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं सर? ये भी तो रियलिटी मानने ना। कौन सी वीडियो आपने देखी है? सर आप कह रहे हैं ना, मुझे तो क्या पता उसके अंदर क्या क्या होता है? नहीं, कुछ तो होता है। आप मुझे ये बताएं कि आपने फैटफ के अंदर कानून बनाया कि लोग, अगर किसी सियासतदान की बच्ची बाहर निकले तो आपके पास कानूनी हक है कि उसकी वीडियोस बनानी शुरू कर दें, वो किधर जा रही है? फिर ये क्या कानून? नहीं, ये बात सुनिए, ये फैटफ में कहीं लिखा हुआ है? आप एक मिनट सर, एक सेकंड, आप ये मेरा फोन हैक करें, किस कानून के तहत फोन हैक करें जी? आप मेरा कंप्यूटर हैक करें, किस लिए कंप्यूटर हैक करें? वो काम जो सीक्रेट एजेंसीज करती थी, आपने इजाजत दे दी कि मैजिस्ट्रेट से कागज लिखवा लें, लोगों के घरों के अंदर लोग दाखिल कर दें, जो सर्वेलेंस करें, छापा मार के उनका सामान उठा के ले जाएं। ये कौन से इंसानी आपने मेरे दोस्त अफीशिये को कैसे हराया? आपने मेरे दोस्त अफीशिये को कैसे हराया? यूसुफ रजा गिलानी, अगर आप ये कह रहे हो कैसे, लोगों को बताया कि शहबाज राना का दोस्त है, लोगों ने वोट नहीं दिया। नहीं, ये बताया ना कि बता रहा हूं, नहीं, उसके ऊपर वो जो आप कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर वीडियोस, मुबैना तौर पर ये नैब की धमकियां, अच्छा कि आपने मैं भी मुबैना कह दूं ताकि ना हो कि मुझे बुला के आप हलाल करवा दें। क्यों नहीं चली? जगह पे क्या चीज? उस वोट हो जाता है ना जी, सेनेट के इलेक्शन में वोट हो जाता है। नहीं, क्या हुआ है? और क्या हुआ सेनेट के इलेक्शन में परसों? क्या हुआ? यूसुफ रजा गिलानी के केस में वो वाली टैक्टिक्स क्यों नहीं चली? क्योंकि कैमरे लगाए हुए थे भाई। उन्होंने तो लोगों को कहा हुआ था कि बेटा 6 कैमरे लगाए हुए हैं, हम देखेंगे। आप चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, जो हफीज शेख साहब हारे हैं जी। हफीज शेख वो कैसे हारे हैं? अगर इस गवर्नमेंट का इतना इन्फ्लुएंस है तो वहां पे भी वो जीत जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। एक तो वो शहबाज राना साहब के दोस्त हैं, तो कैंपेन में लोगों ने बताया कि शहबाज राना का दोस्त है, इसको वोट ना देना। एक तो ये उनके खिलाफ गई। दूसरा जी, उनके अपने
आपने देखा था वो एमएनए जो कराची के हैं, और बेशुमार एमएनएज ने ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि हम वोट नहीं इनको देंगे, उनके अपने एमएनएज ने। उसकी वजह ये है कि इसका मतलब है कि तहरीके इंसाफ में ज्यादा असूल पसंद लोग हैं ऑपोजिशन के मुकाबले में। हम तो देखें ना, वो पार्टी लाइन के अगेंस्ट हम ऑपोजिशन वाले ऑपोजिशन में हो के अपने कैंडिडेट को वोट नहीं देते, वो डर जाते हैं। ही सिर्फ तहरीके इंसाफ को असूल टॉपिक पे पसंद है। वापस आ जाते हैं सर, बात तो सुने ना। हमने तो आज तक नहीं, हमने कहा वाहिद पेट्रियट जमात, वाहिद मुसलमान जमात, वाहिद असूल पसंद जमात, कौन सी आप बोलो? अच्छा सर, बात देखिए, बात तो चलिए, और गद्दार कौन है सर, काफिर कौन है सर, और बेअसूले लोग कौन है सर? जो शहबाज भी जो सवाल करना चाह रहे हैं, जो वो टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एज अ ऑपोजिशन जो है आपका किरदार तो है, जो आपकी बातों से लग रहा है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट मादर पिदर आजाद है, जो मर्जी करते रहे। ऑपोजिशन इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि उन पर दबाव बढ़ता है, तो फिर आपका क्या किरदार है? उल्टा देंगे, ये अवाम पर इस तरह बोझ डालते रहेंगे, चुप करके बैठे रहेंगे? आपको बता रहा हूं, हम असेंबली के अंदर भी लड़ाई करेंगे। जिस वक्त कैमरे किसने पकड़े हैं जी? इस इशू के सर ऊपर वो छोड़ दें, मैं भी इसी की बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब क्या करेंगे? क्यों नहीं अपोज करेंगे जी? क्या करेंगे हम पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर क्यों नहीं इसको अपोज डॉक्टर साहब करेंगे क्या आप? सर अपोज करेंगे। कैसे? हम ऑर्डिनेंस आएगा उसको डिफीट करने की कोशिश करेंगे। आप इसको सेनेट में लेके जाएंगे? और अगर वहां पे डिफीट हम ना कर पाए तो हम कैमरों के जरिए लोगों को दिखाएंगे कि देखें जी इधर क्या हो रहा है। ये आपका इंटरेस्ट है। तीन चीजें हो रही हैं ना जी, तीन चीजें हो रही हैं। पहली चीज ये हो रही है कि नेपरा को ये राइट दिया जा रहा है कि वो जितनी मर्जी जब मर्जी लोगों के ऊपर बोझ डाल दे। हुकूमत के पास 1-1.5 महीना है, और अगर हुकूमत निगोशिएट नहीं नेपरा से कर सकती तो अल्टीमेट पावर नेपरा के पास है। जो पहले हमारे दौर में होता था, नेपरा कहती थी कि बढ़ाओ, हम कहते थे नहीं बढ़ाएंगे, हम कहते थे हम अपने बजट पे हिट ले लेंगे लेकिन गरीब आदमी के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। अब ये असूल बन गया है। नेपरा को खत्म कर देना जी नहीं, जरूर करना। इदारे मजबूत नहीं होने चाहिए? बहुत मजबूत है जी, मजबूती इदारों की। जरा नेपरा को खत्म कर कैमरामैन है जी इधर कोई? नहीं, मैं कह रहा हूं कि नेपरा को खत्म कर दो, उसका क्या? जी मैं मेरी सुन बताता हूं जी। ये 30-40 हजार वाले बंदा जो है ना जी, उससे जरा पूछें, जो बिल देता है ना, जरा उससे जाके पूछें कि नेपरा का क्या रोल है जी। चले तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई भी मुल्क जहां पे रेगुलेटर का पहला सबसे काम होता है प्रोटेक्शन करनी, किसकी? अवाम की। ये है रेगुलेटर का काम। रेगुलेटर का काम IMF को सपोर्ट करना नहीं है जी। रेगुलेटर का काम यह नहीं है कि जो आपने वादे वईद किए हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन करे। अगर एक रेगुलेटर अवामी मुफाद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो डिसॉल्व हो जाएगा। रेगुलेटर को ब्लेम करना गलत है, ये कानून है। ब्लेम करना, ये कानून बन रहा है। सर गुजारिश सुन लीजिए, ये कानून है, ऑर्डिनेंस है। अगर आपकी पावर नहीं है पॉलिटिकल, आपकी हम लड़ेंगे जी। अगर ये पास हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है, तो नेपरा इस कानून के तहत हर तरह की चोरी अवाम पे वो ट्रांसफर करेंगे। नेपरा को ब्लेम नहीं कर सकते, कानून की वो पास करेंगे। हुकूमत ने ये भी बता दें कि 10% सरचार्ज भी अपने पास 10% आपके आने से पहले बता चुके हैं। तो तीन चीजें हो गई। नेपरा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो जो मर्जी अवाम के साथ कर दे। नेपरा का काम ये है कि IMF के जो मैंडेट है उसकी हिफाजत करे। नेपरा का काम गरीब आदमी को प्रोटेक्ट करना नहीं है। हुकूमत के पास ये राइट दे दिया गया है कि वो 10% जब मर्जी इजाफी बोझ लोगों पर डाल दे, लोग मर जाएं, खुदकुशियां करें, अपने बच्चे टांग दें। हम क्या करेंगे? आखिरी बात, दो चीजें करेंगे जी। असेंबली के अंदर लड़ाई करेंगे, हार गए सड़क पे लड़ाई करेंगे। चलें इसी पॉइंट पे यहां पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे और जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कौन सा नया मैच पड़ने वाला है। स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस की बात करें तो हाल ही में हमने देखा कि बाइडन इंतजामिया की तरफ से एक नया पीस प्लान सामने आया और उस पीस प्लान का जो एक हिस्सा था कि अक़वाम मुत्तहिदा से यह दरख्वास्त की गई है कि वो पाकिस्तान, अमरीका, उसके साथ साथ चीन, ईरान और जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं उनका एक इजलास बुलाए ताकि अफगानिस्तान के मसले के ऊपर एक यूनाइटेड अप्रोच ली जा सके और एक रीजनल कंसेंसस पैदा किया जा सके कि अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस को कैसे आगे लेकर के चलना है। तो शहबाज, आपको पता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक नया मैच पड़ने वाला है। वो मैच क्यों आप पढ़वा रहे हैं? हम बड़ी मुश्किल से हम अपने ताल्लुकात ठीक करें, भारत के साथ मामला ठीक करें, आप उधर क्यों मैच पढ़वा रहे हैं? देखें, रीज़न ये है कि हम पहले भी अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत का अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में कोई किरदार नहीं है, और ये दफ्तर खारजा ने भी ढके छुपे अल्फाज में बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा। और मौक़िफ़ उनका ये था क्योंकि भारत एक स्पॉयलर है और भारत का किरदार कोई पॉजिटिव नहीं है और भारत कम अज़ कम ये जो UN की मीटिंग है उसमें उसको नहीं बुलाना चाहिए। अब हुआ यूँ है कि इस हवाले से पाकिस्तान ने ना सिर्फ एतराज़ किया बल्कि जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं
शदीद जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अमेरिका को कन्वे भी किए हैं। दो इस हवाले से डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक हाल ही में हमने देखा कि ज़ालिम खलीलज़ाद पाकिस्तान के दौरे पर आए, उनके साथ जो अफ़गानिस्तान में यूएस के कमांडर हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे, और उनकी जो मीटिंग हुई GHQ में आर्मी चीफ और DGISI और बाकी लोग मौजूद थे, उसमें भरपूर मुखालफत की गई भारत को किरदार देने के हवाले से। और दूसरा ये भी है कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और हमारे आर्मी चीफ की एक तवील टेलीफोनिक बात भी हुई है। दोनों अतराफ़ ने इसकी तस्दीक तो नहीं की, लेकिन ज़राए इस बात की तस्दीक करें, और उसके अंदर भी पाकिस्तान ने जो कुछ रेड लाइन्स हैं उसका तयन किया, और उसमें से एक जो रेड लाइन है वो बड़ी वाज़ेह है कि हम भारत का अमन के हवाले से किसी भी तरह का किरदार कबूल नहीं करेंगे, और एक इंतहाई जो ज़िम्मेदार हुकाम हैं जो सारे इस अमन के अमल में शामिल हैं, फ़र्स्ट हैंड अकाउंट मैं आपको दे रहा हूँ, उनका ये कहना है कि उनके अल्फाज हैं कि भारत के इशू के ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका का मैच पड़ गया है। तो ये मेरे ख्याल में एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है। कामरान, ये मैच दो बराबर पार्टीज में पड़ता है, ये आप कैसे अंडर वो 18 टीम को आप एक टेस्ट जो क्वालिफाइड टीम, लेकिन शायद पाकिस्तान समझता है कि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उनके पास कई ऐसे कार्ड्स हैं जो खेल सकता है, तो इसलिए पाकिस्तान का ख्याल, और उसकी एक वजह यह है कि अगर थोड़ा आगे चलें क्यों पाकिस्तान उसकी मुखालफत करता है। पाकिस्तान का ये ख्याल है कि अमेरिका ये चाहता है कि अगर वो अफगानिस्तान से निकले तो भारत को कोई इस तरह की जिम्मेदारी सौंप के जाए ताकि वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और ख़ास करके जो BRI या CPAC जैसे जो मंसूबे हैं उनको अंडरमाइन किया जाए, ये पाकिस्तान का खदशा है, और इस वजह से पाकिस्तान इसकी शदीद मुखालफत कर रहा है। और जब CPAC की बात करें तो पाकिस्तान को एक तवक्को थी कि जो बाइडन इंतज़ामिया आएगी तो शायद अमेरिका और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें कुछ बेहतरी आए, लेकिन लगता यूँ है कि वो बेहतरी आने के आसार कम ही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले 2 रोज़ा मीटिंग हुई अलास्का में, अमेरिका में। अमेरिका और चीन के अहम जो सिफारतकार हैं, जिनमें अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और इसी तरह से चीन के वज़ीर ख़ारजा, उनके एक टॉप डिप्लोमेट हैं, उनके दरमियान। और इस मुलाकात में हुआ क्या कि कैमरों के सामने चीन और अमेरिकी जो हुकाम है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की। We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability. 倒打一把是不行的。 Well, you can't blame this problem on somebody else. I have to tell you, what I'm hearing is very different from what you described. I'm hearing deep satisfaction that the United States is back, that we're re-engaged with our allies and partners. I'm also hearing deep concern about some of the actions your government is taking. 我们把你们想得太好了，我们认为你们会遵守基本的外交礼节。 Well, I think we thought too well of the United States. We thought that the U.S. side will follow the necessary diplomatic protocols. 所以我们刚才必须阐明我们的立场。 So for China, it was necessary that we make our position clear. 我现在讲一句，你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。 So let me say here that in front of the Chinese side, the United States does not have the qualification to say that it wants to speak to China from a position of strength. जी, ये देखा आपने कि चीन के जो टॉप डिप्लोमेट है यांग चीची किस तरीके से जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको जवाब दे रहे थे, और शहबाज वो ये कह रहे थे कि अमेरिका इस खुशफहमी में ना रहे कि वो ताकत के बलबूते पर या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चीन से बात कर रहे हैं। अब इसका जो देसी मेरे ख्याल में जो जवाब है ये लोगों को समझाने के लिए बेसिकली 2 चौधरियों की लड़ाई है। पहले पूरी दुनिया में एक ही चौधरी था अमेरिका, और आपको पता है जब एक चौधरी हो तो वो किसी और की चौधराहट जो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन हालिया सालों में हमने देखा कि एक और चौधरी चीन की शक्ल में सामने आया, और अब इन 2 चौधरियों के दरमियान लड़ाई है, और जब 2 चौधरियों के दरमियान लड़ाई हो तो फिर जो दूसरे जो ममालिक हैं उनके लिए मेरे ख्याल में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ये जो इनका वहाँ पे एक हुआ है इंटरेक्शन, और ये नॉर्मली तो डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स हैं उसके बिल्कुल ये अगेंस्ट है। ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल। एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक बड़े नपे तुले अंदाज में बात की जाती है, यहाँ पे और बंद कमरे में होता है, और कैमरों के सामने ऊपर ये सारा, ये एक तो अनयूजुअल था। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो कंटेनिंग चाइना पॉलिसी थी प्रेसिडेंट ट्रंप की,
और इसके बारे में किसी को कोई मेरा ख्याल तवज्जो भी नहीं होना चाहिए। वो पॉलिसी अब प्रेसिडेंट जो बाइडन है वो कंटिन्यू रखेंगे। उसके साथ ही अब दूसरी जो पॉलिसी उनकी है वो इंडो पैसिफिक वाली, उसके ऊपर भी आ गए। तो इसमें जो लूजर है ना, जो आप बात कर रहे थे कि मैच पड़ गया, मैच पाकिस्तान और अमेरिका का नहीं पड़ा, मैच अमेरिका और चीन का पड़ा है, और इसमें जो सबसे बड़ा लूजर होगा वो पाकिस्तान होगा। अब इशू इसमें यह है, जैसा आप कह रहे थे, अफगानिस्तान आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है। अफगानिस्तान किस हद तक ट्रम्प कार्ड हो सकता है, इसको शायद हम अब एग्जैजरेट बहुत ज्यादा करना शुरू हो गए। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में यहां से प्रॉब्लम ज्यादा है। अब इशू ये, अगर पिछले 3 साल की आप पीटीआई की हुकूमत का 2.5 ईयर्स का आप जायजा ले लें, हमने सीपेक को तकरीबन बिल्कुल रोक के रखा हुआ है। 26 से 30 मार्च की हमने डेट प्रपोज की हुई है, जेसीसी की मीटिंग 10वीं की। पिछले 5-6 माह से हम डेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक हमें वो तारीख मिली नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सीपेक हमने स्लो कर दिया टू अपीज यूएस। अब यूएस क्या कर रहा है, यूएस के लिए कोई उसको उसकी इंटेलिजेंस और उसकी ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी जो ऑब्जेक्टिव्स और चॉइसेस हैं वो हमसे बहुत बेहतर है। यूएस को पता है अगर कोई चाइना का एलाय है तो वो पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान और ज्यादा इनसर्कल हो रहा है। ना हम चीन से कोई मेजर बेनिफिट लेने की पोजीशन में है बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ऑफ यूएस। लेकिन आपने जो ये कहा ना कि पाकिस्तान लूजर है, मैं थोड़ा सा इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाऊंगा। ऐसे क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं आपके लिए, क्योंकि जब चीन और अमेरिका के दरमियान लड़ाई हो रही है तो जाहिर है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है कि हम अपने कार्ड्स किस तरीके से खेलते हैं। अगर हम अपने कार्ड्स समझदारी से खेलेंगे तो यह मुमकिन है कि हम उससे फ़ायदा उठाएं। और ये भी हकीकत अपनी जगह पे मौजूद है कि अमेरिका जो भी कर ले, लोग ये कहते हैं कि ये सदी जो है वो चीन की सदी है। अगर चीन ग्रो करेगा और चीन पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी समझता है तो उसका यकीनन फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्या हम चीन की जो ये बढ़ती हुई मुआशी और अदरवाइज जो ताकत है उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं या नहीं उठाना चाहते, ये हमारे ऊपर बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी है या हाउसिंग कैंपेन है उसके ऊपर। स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीके इंसाफ का जो मंशूर है उसमें एक जो अहम वादा किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि वो इक़्तिदार में आने के बाद 50 लाख घर बनाएंगे। 2.5 सालों में उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है, हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है उसके पहले फेज़ का इफ्तिताह किया गया। तकरीबन जो 1500 अपार्टमेंट्स हैं और घर हैं वो मजदूरों में उनकी चाबियां तकसीम की गई। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये 50 लाख घर जो तामीर करने हैं ये कभी रियलिटी बन सकेगा। तो शहबाज, आपको क्या लगता है कि 2.5 साल हुए हैं और 2.5 सालों में अगर अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1500 इस्लामाबाद के अंदर मजदूरों को अपार्टमेंट्स और घर दिए हैं, तो क्या इसकी आपको आउटलुक लग रही है फ्यूचर में? चलें, कम से कम 1500 लोगों का तो फ़ायदा हो ना। 1500 ख़ानदान तो इसमें बेनिफिट ले जाएंगे। इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम इमरान खान साहब को हुआ, उन्होंने ऐलान तो कर दिया जी कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, लेकिन कोई ग्राउंड वर्क पीटीआई का नहीं था। इसके ऊपर 12 बात हो चुकी है। इंपॉर्टेंटली जो चीज़ बहुत कम डिस्कस हुई है कि अभी भी जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स है वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। तो पहले तो इन्होंने एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, एक पूरा सेटअप बना, उसके लिए स्पेशल रूल्स बने, स्पेशल कानून बना, स्पेशल तनख्वाहें दी गई। जब वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले साल जनवरी में खड़ा हुआ तो उसके बाद काम होना शुरू हुआ। अभी भी जो 1500 के करीब फैमिलीज को ये फ़ायदा हो रहा है उसमें भी कुछ तो 11 भी शायद कंप्लीट भी नहीं थे, लेकिन अनाउंसमेंट हो गई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और अगली फेज़ में शायद कोई 3000 मजीद ये घराने देने चाह रहे हैं। इसमें कामरान 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको देखने की ज़रूरत है। चलें, पहला स्टेप है, इसको तो हम वेलकम करते हैं, लोगों का फ़ायदा होना शुरू हो गया। दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी जो पॉलिसीज़ थी ना कि हम हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, और ये इनकी भी, इनसे पहले पीएमएलएन की हुकूमत की भी ये कोशिश थी। उन्होंने भी कर्जे देने की कोशिश की कामयाब नौजवान के नाम से, और बहुत सारी प्रोजेक्ट्स चलते गए। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मेजर लोन्स जो हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत कम कामयाब हुए हैं। अब इन्होंने अभी जो क्राइटेरिया उसका रखा हुआ है उसकी क्वालिफिकेशन के लिए, उसके लिए जो तनख्वाह की लिमिट है, एक उसकी आमदन बंदे की वो आमदन बहुत कम है, लेकिन उसके बदले में उसको जो कर्जा लेना वो बहुत ज़्यादा है। तो वो बहुत सारे लोग वहाँ से डिसक्वालीफाई हो गए थे। अगर आप देखें ओवरऑल लोगों का जो रिस्पांस था, इनिशियली कुछ 17 लाख लोगों ने इस स्कीम में इंटरेस्ट अपना शो किया था। तो अब बात अभी हम सैकड़ों और हज़ारों की कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो एक्चुअल डिलीवरी है वो 1500 की है। हुकूमत को अब इन्होंने इस हफ्ते एक और काम किया है कि काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी से 3 समरीज की मंजूरी मजीद ली है, जिसमें एक तो ये कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको हुकूमत अब रिलैक्स करने जा रही है, क्योंकि जितना टफ जैसे क्राइटेरिया मैंने आपने बोला लोगों को वो एलिजिबल ही नहीं हो रहे थे। दूसरा ये करने जा रहे हैं कि
अब प्राइवेट सेक्टर के साथ हुकूमत एक पार्टनरशिप करने जा रही है, उसके लिए इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स तय कर दी। एक रिक्वायरमेंट वैसे उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि नेक्टा जो है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, वो सर्टिफाई करेगी कि ये जो शख्स है या ये प्रोजेक्ट्स है, इसका कोई टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड कोई वो शायद फैटफ की वजह से और हमारे पे थोड़ा सा है। बट हैविंग सेड दैट, डिस्पाइट ऑल द गुड इंटेंशंस एक्सप्रेस बाय द प्राइम मिनिस्टर, पिछले 1.5-2 साल से जो पीटीआई की हुकूमत की पॉलिसीज़ रही हैं ना, उसकी वजह से जो लोगों को घर बनाना अब मज़ीद मुश्किल तरीन हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी गई, उसकी वजह से प्राइसेस के अंदर एक बूम आया। आप जो एक प्लॉट की कीमत बेतहाशा बढ़ी है पिछले कुछ 1 साल के अंदर, तो वो जो एक आपका मिडिल इनकम ग्रुप और अपर मिडिल इनकम ग्रुप होता है ना, उसकी भी रीच से वो प्लॉट्स जो रेंट सीकिंग मेंटालिटी है ना कि प्लॉट्स खरीदे, उस पे पैसे कमाए, यही शायद हमारी मईशत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और दूसरा जो आपने बात की कि अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएं तो वहाँ पर घर कर्जों पर लेना, आसान अकसात पर लेना बड़ा आसान काम है। यहाँ पर अगर आप इस्लामाबाद की बात कर लें, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो अपना महाना वो किराया देते हैं, तो बाहर के मुल्कों में ऐसी फैसिलिटी होती है कि आप 10, 20, 25 साल जो किराया दे रहे हैं वही आप अपनी किस्त उतार रहे हैं और 20 साल के बाद घर भी आपका अभी देखिए ना, पाकिस्तान हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक और भी चीज़ है ना, यहाँ पे कर्जा लेना एक तो बहुत महंगा है, दूसरा यहाँ पे कि इस्लामिक भी लोगों की कंसिडरेशन है कि वो सूद को डिस्करेज करते हैं। ये जो कर्जा हुकूमत देने जा रही, 2 काम कर रही है। एक तो 5 से 7% शरह सूद के ऊपर कर्जा है, और इसके अगेंस्ट हुकूमत 3 लाख रुपए की एक घर को सब्सिडी भी दे रही है। आपने और मैंने अगर जाके बैंक से कर्जा लेके घर बनाना, तो हमें जो उसके ऊपर शरह सूद देना पड़ती है। आज अगर 7% भी शरह सूद है तो हमें 12% से कम कर्जा नहीं मिलता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जब ये शरह सूद बढ़ती जाती 13% के ऊपर थी, तो 20-22% के ऊपर भी लोगों को कर्जे मिले हैं। तो अगर 20% शरह सूद है और आपने 5 साल में जितना पैसा लिया उसको वो दुगना हो जाता है, तो फिर ऐसे जो है ना वो घर नहीं बनते। मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया। और दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक और भी बात की थी कि हमें अब तमाम जो शहरों में मास्टर प्लान्स की भी ज़रूरत है। शहरों को फैलाने के बजाय हाई राइज की तरफ जाना होगा, और पूरी दुनिया में अगर आप देखें, ताकि आपके क्लाइमेट पर भी बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। बहरहाल लेट्स सी कि क्या हुकूमत कामयाब हो पाएगी अपने इस मंसूबे में कि वो 50 लाख नए घर बना पाए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।